हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर सना अंसारी एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के एवोल्यूशन हम देखने वाले हैं। एवोल्यूशन क्या होता है कि कैसे कैसे ग्रोथ हुआ एडवर्टीज़मेंट का, वो हम यहाँ पर देखने वाले। और वी कैन डायरेक्टली से द हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का क्या हिस्ट्री है, क्या ओरिजिन है, या फिर एडवर्टाइजिंग का ग्रोथ कैसे हुआ, दैट इज़ कॉल्ड एज एवोल्यूशन ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने के वाले हैं कि क्या क्या पहले अर्लीस्ट फॉर्म में हम किस तरीके से एडवर्टीज़मेंट करते थे, एंड आज जो हम एडवर्टीज़मेंट यूज़ करते हैं या एडवर्टीज़मेंट करते हैं, कौन से मीडियाज़ को यूज़ करते हैं, कौन सी एडवर्टीज़मेंट एजेंसीज़ वगैरह यूज़ करते हैं। तो आज जो हमारा मेथड ऑफ एडवर्टीजिंग हो गया, ये काफ़ी डिफरेंट और वी कैन से बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है जो हम एडवर्टीज़मेंट करते हैं। लेकिन हमारे अर्लीस्ट डेज़ में अगर आप 15th सेंचुरी की बात करो, 15 to 18th सेंचुरी की बात कर लो, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था प्रोडक्ट को एडवर्टीज़ करने के लिए। एंड उस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए हमने कौन कौन से स्ट्रैटेजीज़ या कौन से मेथड्स यूज़ किए थे टू प्रोडक्ट एडवर्टाइज आवर प्रोडक्ट। सो वो हम यहाँ पे इवैल्यूएशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ एडवर्टाइजिंग देखते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। वी हैव टोटल 6 to 7 पॉइंट्स जो हमें इवैल्यूएशंस में डिस्कस करने हैं, बट सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे, दैट इज़ अर्ली फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। अर्ली फॉर्म्स क्या था, मतलब पहले मतलब बिफोर 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी से पहले हम एडवर्टाइजिंग के कौन से फॉर्म्स का इस्तेमाल करते थे। अब ये तो नहीं है कि 15th सेंचुरी में हम प्रोडक्ट ही यूज़ नहीं करते थे, नहीं, हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल हमारे स्टार्टिंग से ही करते हुए आ रहे हैं, बट उस प्रोडक्ट को एडवर्टीज़ कैसे करना है वो हमने 15th सेंचुरी के पहले हम किस तरीके से करते थे वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले, एंड यहाँ पे और भी पॉइंट्स है जो आगे वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले, जैसे बर्थ ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, बर्थ ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड अदर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आवर फर्स्ट पॉइंट इज अर्ली फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, जो अभी मैंने आपको बताया। जैसे यहाँ पर वी हैव टोटल 3 पॉइंट्स, दैट इज ट्रेडमार्क्स, टाउन क्रायर्स एंड द साइन बोर्ड्स। अब ट्रेडमार्क आप लोगों ने सुना होगा, है ना। अभी हम देखते हो जो भी कंपनीज़ हैं उनके पर्टिकुलर ट्रेडमार्क्स होते हैं, जैसे और कॉपीराइट्स होती है, जैसे कोई चोरी नहीं कर सकता, जिसके ट्रेडमार्क को हम यूज़ नहीं कर सकते, है ना। वहाँ पे पेनल्टी या चार्जेस या केस तक फाइल हो सकता है अगर आप किसी कंपनी का विदाउट परमिशन ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हैं। बट अर्लीस्ट फॉर्म का ट्रेडमार्क कैसा था, हमारे ओल्डन डेज़ में क्या किया जाता था पता है, जो आर्टिशंस होते थे या फिर वो लोग क्या करते थे ना, जो भी गुड्स हैं हमारे पास, तो उस पे ना एक सिंबल इंस्क्राइब करते थे। सिंबल इंस्क्राइब करना मतलब उस सिंबल को लगाना या उस सिंबल को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे बनाया जाता था, जिससे उस प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क समझा जाए और उस मार्क से हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर जैसे कोई भी साइन हो सकता है, जैसे स्टार का साइन बना देना, मून का साइन बना देना, टाइगर्स वगैरह की साइन बनाना, हॉर्स का साइन बनाना। तो ये सब मार्क्स जो बनाए जाते थे ना, ये रिगार्ड करते थे आपके ट्रेडमार्क को, मतलब ये शो करता था आपका ट्रेडमार्क। मतलब कोई भी मेरा बिजनेस है तो उस बिजनेस को किसी भी एक पर्टिकुलर सिंबल से आई कैन शो टू द टारगेट ऑडियंस और द पीपल, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडमार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेडमार्क्स के लिए मैंने ना एक इमेज रखी है, ये वाली जो आप देख रहे हैं, बट यहाँ पे मैंने अर्लीस्ट फर्म का ट्रेडमार्क रखा है। तो जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग जो वेट मशीन्स होती है वो है, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे ट्रेडमार्क्स रखे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद है टाउन क्रायर्स। टाउन क्रायर्स किसे कहते हैं, टाउन क्रायर्स एक मतलब हमारी जो 15th सेंचुरी में ऐसा होता था,
वो जो एक ये स्पेशल बंदा होता था जो क्लाउनी क्लोथ्स पहना होता था। क्लाउनी क्लोथ्स मतलब इनके क्लोथ्स थोड़े डिफरेंट होते थे एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पीपल, एंड उनके पास कोई ना कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, जैसे कि ड्रम्स हो गया, फ्लूट हो गया, या फिर आप विसल्स बोल सकते हो, या फिर रिंगिंग बेल बोल सकते हो आप। ये सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वो लेके कैरी करते थे, लेकिन वो क्या करते थे पता है, आपके प्रोडक्ट को ना एडवर्टीज़ करते थे, बट बेचते नहीं थे। दे वर नॉट द सेलर्स ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बट वो आपके प्रोडक्ट को एडवर्टीज़ करते थे इन द पब्लिक और द टारगेट ऑडियंस। जैसे कि आप जो है अभी भी मूवीज़ वगैरह, अगर कोई हिस्टोरिकल प्रोग्राम्स देख रहे हैं या हिस्टोरिकल सीरियल्स देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि राजा महाराजा की जो सल्तनत होती है, तो वहाँ पे अगर कोई मैसेज फॉरवर्ड करना होता है तो वो लोग किस तरीके से ड्रम को बीट करते हुए लोगों को इकट्ठा करते हैं, मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं। तो ये तो भी थोड़ा मतलब अभी की जनरेशन के बात करें, लेकिन उससे पहले जो हमारा 15 सेंचुरी के बिफोर क्या कंडीशन थी, तो ये जो टाउन क्रायर्स होते थे ना, ये क्या करते थे, आपके प्रोडक्ट के कुछ सैम्पल्स कैरी आउट करते थे, एंड वो क्या करते थे, जहाँ से भी वो गुजर रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं, वहाँ पर उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके लोगों को अट्रैक्ट कराते हैं, टारगेट ऑडियंस को जमा कराते हैं थे, और फिर वो क्या करते थे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते थे। एंड फिर वो प्रोडक्ट के बारे में बताने के साथ साथ वो ये भी बताते थे कि ये प्रोडक्ट कहाँ अवेलेबल है, कौन से प्लेस में मिलेगा, कितने प्राइस में मिलेगा, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो ये सारी चीज़ें मतलब माउथ पब्लिसिटी पूरा हो जाता था किसके थ्रू, टाउन क्रायर्स के थ्रू। ठीक है, तो इमेज में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ टाउन क्रायर की इमेज दिखाई है, जिससे आपको समझने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। देन अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग का थर्ड पॉइंट, दैट इज साइन बोर्ड्स। पहले कैसा होता था ना, अभी भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो सोल ट्रेडर्स होते हैं, कोई कंपनीज होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस है, तो इनके जो है साइन बोर्ड्स होते हैं, जिन्हें हम नॉर्मली इन जनरल लैंग्वेज में नाउअडेज वी कैन से द लोगो ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है, लोगोज वगैरह होते हैं, सिम्बल्स होते हैं, लेकिन पहले कैसे सर साइन बोर्ड्स यूज़ किए जाते थे टोटली। अब जैसे आपने नेचुरल्स देखा है, तो नेचुरल्स का जो फ्रंट होता है ना, साइन बोर्ड्स है या फ्रंट का जो भी इंटीरियर है, चाहे वहाँ पे लाइटिंग्स या फर्नीचर जिस तरीके से भी उन्होंने सेटअप किया है ना, होर्डिंग्स या वर्ड्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो ईच एंड एवरी नेचुरल्स का जो ब्रांच होगा, तो वहाँ पे आपको एक ही जैसा साइन बोर्ड दिखाई देगा। सो एटीएम का है, तो एटीएम पे भी ऊपर आप देखते हो, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज साइन बोर्ड, बट ये अभी के लिए है ना, अभी के लिए। बट बिफोर 15 सेंचुरी में कैसा होता था, साइन बोर्ड्स पहले उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, लोग क्या करते थे अपने शॉप के बाहर, ठीक है, कोई इमेज वगैरह स्टिक करना। अब जैसे कि आप देख सकते हो कोई डेयरी है, तो डेयरी वगैरह है, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, जो बैल है, सॉरी भैंस है, जो जिनसे मिल्क मिलता है, तो उन लोगों का जो क्या करते थे, पोस्टर्स स्टिक कर देते थे, तो वो वर्क करता था ऐसे साइन बोर्ड। या फिर चिकन शॉप है, तो चिकन शॉप के बाहर चिकन का कोई पिक्चर्स भी बना दिया जाता था, दीवारों पे पिक्चर बना के भी क्या किया जाता है, एडवर्टीजमेंट किया जाता है। ठीक है, इसका करंट एग्जाम्पल या समझने के लिए हाईवेज वगैरह के आपने देखा होगा, कॉर्नर पे जो बड़ी बड़ी वॉल्स होती हैं, है ना, आप देख सकते हो कि वहाँ पे क्या किया जाता है, कुछ ड्राइंग्स वगैरह बनाई जाती है। ये तो सोशल वेलफेयर के लिए भी बनाई जाती है कि लोग उस चीज़ से अवेयर रहें, बट पहले के लोग ऐसे ही करते थे। आप आज भी ट्रेन वगैरह से ट्रैवल करते होंगे, तो आपने वॉल वगैरह पे देखा होगा, जब ट्रैक पे हम चलते हैं और सामने कोई वॉल आ रही है, तो वहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट रहता है, कभी ऑयल का होगा, कभी किसी क्लोथ का हो सकता है, कभी टॉल का होता है, अलग अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट किया जाता है। तो ये जो है अर्लीस्ट हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है एडवर्टीजमेंट का। चिकन शॉप है तो चिकन का पिक्चर बना दिया, एंड समटाइम्स जो जैसे कि मटन वगैरह का शॉप होता है, चिकन वगैरह का शॉप होता है, तो वहाँ पे पत्थर वगैरह को दिखाया जाता है जिस पे उनको कट किया जाता है नॉल। तो ये सब सिंबल्स होते हैं, मतलब जो हमारा ऑक्यूपेशन है उससे रिलेटेड सिंबल को साइन बोर्ड पे बनाया जाता था, जिससे हमें समझ में आ जाए कि ये शॉप किसकी है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया, दैट इज़ अर्ली फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। चलिए, अब अर्ली फॉर्म में हमने टोटली डिस्कस किया बिफोर 15 सेंचुरी, है ना, हमने यहाँ पे जो भी डिस्कशन किया दैट वाज टोटली रिलेट्स टू द बिफोर 15 सेंचुरी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे है बर्थ ऑफ प्रिंटिंग प्रेस।
प्रिंटिंग प्रेस फिर कैसे स्टार्ट हुआ? पहले अभी मैंने बताया था कि पिक्चर्स वगैरह खुद पत्थर वगैरह से या किसी भी चीज़ों की हेल्प लेके बनाया जाता था। वुडन स्टिक से पिक्चर्स वगैरह बनाई जाती थी कि शॉप कौन सा है, साइन बोर्ड के लिए। बट पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था कि कैसे हम प्रिंट करके लोगों में शेयर कर सकें हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड या फर्म से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स को। तो पहले पहले क्या हुआ यहाँ पे जो है ना, फर्स्टली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ से आया? तो प्रिंटिंग प्रेस में आप देखोगे तो सबसे पहली जो इन्वेंशन की गई है दैट वाज हैंड बिल्स। हैंड बिल्स मतलब क्या? जैसे जनरली आज के लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, पैम्पलेट्स, लेआउट्स, है ना, ये सारे जो होते हैं ब्रशेज होते हैं, ये जो पैम्पलेट्स वगैरह होते हैं, उसको ही ट्रेडिशनल डेज में हैंड बिल्स कहा जाता था। अच्छा, ये कौन सी सेंचुरी में आया? तो 15 to 18 सेंचुरी में हमें ये प्रिंटिंग प्रेस की फैसिलिटी मिली। अब कैसे मिली? तो फर्स्ट हैंड बिल जो बनाया था जिन्होंने, वो विलियम कैक्सटन ने बनाया था, जो लंदन के रहने वाले थे। इन्होंने 1477 में, ठीक है, 1477 में विलियम कैक्सटन ने क्या किया था? हैंड बिल्स बनाया था। एंड वो हैंड्स बिल जो था ना, वो टोटली उनके रिलीजियस बुक को से रिलेटेड था। मतलब उन्होंने अपना क्या किया था, रिलीजियस बुक था, उसको एडवर्टीज करने के लिए वो हैंड बिल बनाया था। मतलब वो पैम्पलेट बनाया था जो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करके उन्होंने उस रिलीजियस बुक को एडवर्टीज किया, मतलब उसके रिलेटेड डिटेल्स अदर पीपल को भी बताई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं, हाँ, मैंने यहाँ पे रिलीजियस बुक का भी सिंबल देखो, इनकी विलियम कैक्सटन का भी इमेज मैंने बताया आपको, और उनके साथ उनकी जो बुक है उनका भी मैंने यहाँ पे लोगो बताया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हैंड बिल बनाया गया था इन 1477, मतलब 15 to 18 सेंचुरी के बीच की बात है जो हम कर रहे हैं, जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुआ था। फर्स्टली किसने स्टार्ट किया था? लंदन के रहने वाले विलियम कैक्सटन ने स्टार्ट किया था इन 1477, ठीक है। और किस लिए किया था उन्होंने? एडवर्टीजमेंट किसका किया था? तो द एडवर्टीजमेंट वाज फॉर अ रिलीजियस बुक, ठीक है। देन वी हैव न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। अब हैंड बिल्स हो गया, हैंड बिल्स के बाद धीरे धीरे क्या आ गया? न्यूज़पेपर आया, ठीक है। और इसका जो इन्वेंशन था वो गटेनबर्ग ने किया था, ठीक है। तो न्यूज़पेपर आया, न्यूज़पेपर पब्लिश करने लगे मंथली, फिर धीरे धीरे वीकली, फिर लेटर ऑन फिर ये पूरा डेली बेसिस पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो 18 सेंचुरी में आते आते तक एडवर्टीजमेंट के लिए हमारे पास कौन सी फैसिलिटी थी? न्यूज़पेपर की फैसिलिटी थी, ठीक है। फिर उसके बाद है मैगजीन एडवर्टीजमेंट। मैगजीन एडवर्टीजमेंट भी स्टार्ट किया गया, पब्लिश किया गया था ये, ठीक है। एंड यहाँ पर आप मैगजीन के थ्रू भी क्या किया जाता था? इसमें क्या किया जाता था? जो डिटेल्स होती है, मतलब ये भी थोड़ा रिलेट्स करता था, जैसे हैंड बिल्स वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। लेकिन फिर भी मैगजीन से ज़्यादा जो मोस्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट्स वर इन द फॉर्म ऑफ पोस्टर्स, हैंड बिल्स एंड न्यूज़पेपर। मतलब कैसा किया जाता था? मैगजीन्स होने, मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, बट आज भी आप देखोगे तो आपके पास मैगजीन्स अवेलेबल है, अभी भी हम मैगजीन्स का यूज़ करते हैं। बट अगर आप 1870 के अराउंड देखोगे तो जो मोस्टली यूज़ किया जाता है दैट वाज पोस्टर्स, यानी कि हैंड बिल्स एंड न्यूज़पेपर्स, ठीक है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट है बर्थ ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अब आप सोचोगे कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होता है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी ना, ये विलियम टेलर ने बताया था, इंग्लैंड के रहने वाले, 1786 में इन्होंने बताया था। मतलब अब हम बात कर रहे हैं 19 to 20 सेंचुरी का, ठीक है। 19 to 20 सेंचुरी की बात कर रही मैं यहाँ पे। इंग्लैंड में विलियम टेलर ने एक्नॉलेज किया था अबाउट दी एडवर्टीजमेंट एजेंसी। अब जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी होती है वो क्या करती है, ठीक है। स्पेशली कैसा होता था? पहले न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह थे, है ना, तो वहाँ पे किया जाता था। बट यहाँ पे क्या होता है ना, एडवर्टीजमेंट एजेंसी होती है जो आपके ऐड को प्रमोट करती है, ठीक है। एंड आपके ऐड से रिलेटेड डिटेल्स जो है मीडिया भी, किसी भी मीडिया को यूज़ करके पब्लिश करती है, ठीक है। एंड फिर उन लोगों को इस पर क्या मिलता है? 25% या 15% का कमीशन मिलता है। तो ये एजेंसी क्या करती है? आपके ऐड को एडवर्टाइज करती है किसी भी पर्टिकुलर मीडिया को यूज़ करके, ठीक है।
अब वो मीडिया कैन बी न्यूज़पेपर, इट कैन बी मैगजीन, इट कैन बी अदर सोर्स जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, देन वी हैव रेडियो एडवर्टीजमेंट। अब रेडियो एडवर्टीजमेंट आया धीरे धीरे, है ना। रेडियो एडवर्टीजमेंट में क्या हुआ, सबसे पहले तो आपको पता होगा मैर्कोनी इन्वेंटेड द रेडियो अराउंड 1900, मतलब 1900 में इन्होंने रेडियो का इन्वेंशन किया था मैर्कोनी ने, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक में सबसे पहले बट जब यूज़ किया गया वो 1920 में किया गया, ठीक है। अब रेडियो के थ्रू क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया लोगों के, ठीक है, क्योंकि रेडियो में म्यूज़िक एंड साउंड इफ़ेक्ट हमको मिलने लगा, ठीक है, म्यूज़िक एंड साउंड इफ़ेक्ट मिलने लगा। एंड यहाँ पे 2 स्पॉट्स भी होते हैं, जैसे कि स्पॉट्स 2 टाइप की अनाउंसमेंट्स होती थी, स्पॉट अनाउंसमेंट्स होती थी, स्पॉन्सरशिप अनाउंसमेंट होती थी। स्पॉट्स अनाउंसमेंट जो आरजे लोग जो इंट्रो वगैरह देते थे, तो समटाइम्स पहले क्या करते थे, जो आरजे होते थे ना, वो खुद भी क्या करते थे, प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स जो है वो मतलब बोलते थे खुद, ठीक है, जिससे उनको इस तरीके से उस कंटेंट को वर्बली करना पड़ता था कि उसका एक इमेजिनेशरी कॉन्सेप्ट जो है ना वो टारगेट ऑडियंस के माइंड में बनना चाहिए। और पहले ऐसा ही होता था ट्रेडिशनली, हम रेडियो पे ही प्रोडक्ट को बिना देखे समझ जाते थे एंड इन्फ्लुएंस भी हो जाते थे और बाय करने के लिए भी रेडी हो जाते थे, ठीक है। तो इतना म्यूज़िक एंड साउंड इफेक्ट्स होता था एंड आपका कॉन्टेंट इतना पावरफुल होता था, ठीक है। एंड तो इसे हम स्पॉट अनाउंसमेंट कहते हैं, जहाँ पे हम आरजे वगैरह को यूज़ करते हैं टू एडवर्टीज योर प्रोडक्ट। एंड एक होता है स्पॉन्सरशिप अनाउंसमेंट, जहाँ पर आप एड प्रॉपरली बोलते थे प्रोडक्ट से रिलेटेड, बट ये टोटली रिलेट्स करता था लिसनिंग के लिए, मतलब आप सुनते थे, यू कैन नॉट व्यू ऑल दिस थिंग्स, वॉच ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। ओके, तो रेडियो एडवर्टाइजिंग के बाद फिर कौन सा स्टार्ट हुआ, टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग। अब टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग क्या होता था ना, टेलीविज़न अगर आप देखोगे तो जॉन एल बैड ने 1930s में टेलीविज़न का इन्वेंटेड किया था, ठीक है। इस इन्वेंशन से हमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मिली, जैसे कि टेलीविज़न बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ। उसमें क्या होता था, आपको कंबाइंड चीज़ें मिलती थी, मतलब आपको वॉइस भी मिल जाएगा एंड विजन भी, है ना। आप यहाँ पे इफेक्ट ऑफ वॉइस एंड विजन्स, म्यूज़िक एंड मोशंस ही हर चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड, लिसन एंड वॉच कर पाते थे, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर है ग्रोथ ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब एडवर्टाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका ग्रोथ, अब जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे यहाँ पर एडवर्टीजमेंट एजेंसीज ऑफ एसोसिएशन ऑफ अमेरिका है, ठीक है। एंड ये सब जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए गई थी धीरे धीरे, जिससे क्या होता है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ इसमें इंक्लूडेड होती है, जिससे आप क्या कर सकते हो, एसोसिएट करते हो और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को, ठीक है, चैनल्स वगैरह हो गए एंड ऑल, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ इंटरनेट एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इंटरनेट तो आपने देखा ही होगा, ठीक है, आज के जनरेशन में वी पीपल आर यूजिंग इंटरनेट, है ना, और इट वी कैन से इट इज़ इंटरेस्टिंग ऑल्सो, ठीक है। एंड आज अगर आप देखोगे तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपको अगर कोई भी चीज़ बतानी है, कोई भी चीज़, आपका बिजनेस है, कुछ भी है, तो इंटरनेट के थ्रू आप किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं टू द अननोन और नोन पीपल, ठीक है। एंड वी हैव वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंटरनेट ऑल्सो, लेकिन जैसे कि हम वेबसाइट है ना, वेबसाइट पे भी आप आपका बैनर्स एंड पॉपअप्स बना सकते हो, पॉपअप विंडोज़ क्रिएट कर सकते हो, बैनर्स बना सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके ब्लॉग एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। सोशल नेटवर्किंग साइट्स वी हैव लाइक फेसबुक, ट्विटर एट्सेट्रास, एंड सबसे ज़्यादा कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज। मोबाइल पे आज देखो आप व्हाट्सएप पे भी स्टेटस रख के आपके प्रोडक्ट को एडवर्टीज़ कर रहे हो। मैंने इससे पहले भी बताया था कि जैसे कि हम क्लोथ्स वगैरह का आप नाउ डेज देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया, हर कोई, आपके 4 फ्रेंड्स में से एक बंदा तो क्लोथ वगैरह को ऑनलाइन बेचने को ट्राई कर ही रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें, इट जस्ट all things are just a part of your advertisement. I hope you people can easily understand all these things. If you people have any doubts and difficulties, so you can make a comment on my YouTube channel, okay. That is enough for today. Bye, have a nice day, bye bye.